Hello, good morning students. How are you? I hope you all are fine. बेटा पढ़ते रहिए। अभी हाल में अपने टेस्ट दिया था और एफर्ट लगाइए और बेटर करेंगे आप। एक छोटा टॉपिक रह गया था एल्गी में, थैलोफाइटा में। थैलोफाइटा में मैंने एल्गी बता दिया था, चूँकि थैलोफाइटा में तो एल्गी फंजाई दोनों हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो पढ़ना है प्लांटी में, वो आपको सिर्फ एल्गी पढ़ना है। तो थैलोफाइट्स का ये थैलोफाइट का एक ग्रुप था, दैट इज कॉल्ड एल्गी। एल्गी था। एल्गी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखते हैं हम लोग। थैलोफाइट्स का तो कहेंगे तो उसमें सारे थैलोफाइट्स इंक्लूड हो जाएंगे। मॉडर्न साइंटिस्टों ने तो फंजाई को, बैक्टीरिया को और एल्गी को, तीनों को थैलोफाइट में इंक्लूड किया है। यहाँ पे हमें जो पढ़ना है वो ओस्वाल्ड टिपो के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो उसमें एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया तीनों को थैलोफाइट्स में रखा गया है। और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है, जिसमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडिन मिलता है, उसको रखा गया है। एल्गी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक मीन्स हाउ एल्गी आर यूजफुल फॉर अस। एल्गी कैसे हमारे लिए यूजफुल है, ये बोला भी जाता है, मैंने बताया भी था कि इफ़ एल्गी डिसअपियर फ्रॉम अर्थ, लाइफ विल बी डिसअपियर फ्रॉम अर्थ। एल्गी ना रहे तो हमारा डेली लाइफ पॉसिबल नहीं है। डेली लाइफ हटाओ, इस अर्थ पे जो चीफ मेन प्रोड्यूसर हैं ऑक्सीजन के, वो एल्गी हैं। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, अप्रॉक्सीमेटली टोटल ऑक्सीजन जितना हमें मिलता है उसका 50% अकेले एल्गी प्रोड्यूस करके देते हैं। हायर प्लांट को बताया था मैंने कि जितना प्रोड्यूस करते हैं मोस्टली कंज्यूम कर लेते हैं, एल्गी कंज्यूम नहीं करते हैं। एल्गी की 3 कैटेगरी हमने बताया था। एल्गी को पिगमेंट के आधार पर 3 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रीन एल्गी, जिसको बोलते हैं क्लोरोफाइसी, दूसरे थे ब्राउन एल्गी, फियोफाइसी, तीसरे रेड एल्गी या रोडोफाइसी। यहाँ पे पहले हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखते हैं ग्रीन एल्गी का। ग्रीन एल्गी कैसे हमारे लिए इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है। तो ग्रीन एल्गी में देखा जाए तो किस तरह से एक नंबर सबसे जो मेन है वो तो है फूड। फर्स्ट जो है वो है फूड। फूड के लिए मैंने बताया था कि स्पेस ट्रेवलर अपने साथ एक एल्गी लेके जाते हैं, दैट इज़ क्लोरीला। क्लोरीला मैंने बताया था कि क्लोरीला जो होता है ये स्पेस शिप में, स्पेस क्राफ्ट में या स्पेस शिप में अपने ग्रो करा के ले जाया जाता है। ऑक्सीजन की प्रोडक्शन करता है, प्लस इससे पायरिनोइड निकलता है, वो खाने का काम आ जाता है। तो क्लोरीला हो गया। क्लोरीला के अलावा अल्वा है, अल्वा भी खाया जाता है, एडिबल एल्गी है ये भी। क्लोरीला हो गया, अल्वा हो गया और काउलरपा हो गया, और भी है, काउलरपा है। ये तीनों के तीनों एडिबल ग्रीन एल्गी हैं, मतलब इनको खाया जाता है। काउलरपा, क्लोरीला दोनों और अल्वा को खाया जाता है, एडिबल है ये। एडिबल में बताया था कि पूरा एल्गी हम नहीं खाते हैं, इनसे मिलने वाले पायरिनोइड्स का यूज होता है फूड के रूप में। फूड के अलावा दूसरे जो सेकंड ये बोला जाता है कि मेडिसिन या एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन। मेडिसिन लिख देता हूँ मैं, मेडिसिन। इसमें याद रखिएगा कि क्लोरीला एंड काउलरपा बोथ हैव एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज। इन दोनों से एंटीबायोटिक निकलता है जो हमारे किसी न किसी डिजीज के क्योर में यूज होता है। ये एंटीबायोटिक नेचर के होते हैं। इसके अलावा ग्रीन एल्गी जो है वो सीवेज ऑक्सीडेशन में भी इसका यूज होता है। यानी कि जो सीवेज हो, जहाँ पे सीवर लाइन होती है या जहाँ पे भी सीवेज ज़्यादा होता है, अगर वहाँ पे हम एल्गी ग्रो करा देते हैं तो मोस्टली सीवेज का ये ऑक्सीडेशन कर लेते हैं। +2 में पढ़ोगे, वहाँ मिलेगा एक वेस्ट मैनेजमेंट, लास्ट चैप्टर है इन्वायरमेंटल इशू का। तो उसमें कैलिफोर्निया में एक जगह है आर्कटा मार्शलैंड जिसको बोलते हैं। वहाँ के लोगों ने क्या किया था कि शहर के जितने सीवर लाइन थे उसको ले आकर के और एक स्लोप से कनेक्ट कर दिया था, और इस स्लोप को लेकर के रिवर से कनेक्ट कर दिया था। इस स्लोप को फिर से रिवर से कनेक्ट कर दिया। अब जो स्लोप जो था इसके ऊपर एल्गी ब्रायोफाइट्स को ग्रो करा दिया था। अब जो भी सीवेज यहाँ आके फ्लो करेगा, वो सीवेज यहाँ जाएगा, तो जितने सीवेज में वेस्टेज होंगे उसको यहाँ ग्रोइंग एल्गी और ब्रायोफाइट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, ट्रैप कर लेंगे, और फिल्टर्ड क्लीन वाटर जा कर के इस पानी में या नदी में फ्लो करेगा। और इस तरह से नेचुरली जैसे अब तो ये है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टेस्टी पे बना दिए जाते हैं कि शहर के जितना सीवेज है वो पहले ट्रीट होगा, फिर हम पानी में उसको फ्लो करेंगे।
उसके पानी को डायरेक्ट अब सीवर को हम फ्लो नहीं करा सकते। गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान चला दिया गया, तो जिसमें दिल्ली जितनी गंगा के किनारे या यमुना के किनारे जो सिटीज़ हैं उनमें कोई भी सीवर है वो डायरेक्ट फ़्लो नहीं हो सकता, उसको ट्रीट करके तब उसके पानी को फ्लो कराते हैं हम रिवर में। यहाँ पे क्या किया गया कि इसको लेकर के रिवर के चैनल से जोड़ दिया गया, और यहाँ पे जो स्लोप थे इस स्लोप के पे ब्रायोफाइट्स और एल्गी ग्रो करा दिए गए। ये एल्गी क्या करते हैं, जो इतने सीवर लाइन में वेस्टेज होते हैं कचरे उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उससे ये लग्जरियंट अपना ग्रोथ कर लेते हैं और पानी फिल्टर्ड पानी ड्रॉप वाइज मतलब एक तरह से फिल्टर हो करके रिवर में नदी में फ़्लो कर जाता है, तो नेचुरली पानी फिल्टर हो जाता है। तो सीवेज ऑक्सीडेशन का भी ये काम करते हैं। वैसे भी पॉन्ड्स पूल्स में जो सीवेज एल्गी होते हैं वो पानी के अंदर के टॉक्सिन्स को या इम्प्यूरिटीज़ को क्लीन करने का काम करते हैं। अगर किसी पानी में बहुत ग्रीन एल्गी बहुत अच्छे उगे हुए हैं तो उस पानी में ये है कि सीवेज कम अमाउंट में है। पानी में ये रहेंगे तो उसके अंदर पानी के अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट हाई रहेगा, एक्वेटिक एनिमल्स का ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छा होगा। एक तो हो गए। एक ग्रीन एल्गी में एक्सेप्शनल है, मैंने बताया था, हालांकि ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में तो नहीं आएगा क्योंकि ये डिजीज कॉजिंग है, और एक्सेप्शनल एक ग्रीन एल्गी है जिसका नाम है सिफेल्यूरस। बताया था मैंने सिफेल्यूरस जो होता है ये रेड टी में एक डिजीज कॉज करता है जिसका नाम है रेड रस्ट ऑफ टी। ये डिजीज कॉज करता है रेड रस्ट ऑफ टी। चाय में नहीं, कॉफ़ी में भी करता है, सिट्रस में भी करता है, ब्लैक पीपर में भी डिजीज कॉज करता है। तो इसको इकोनॉमिक में तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि यही एक ऐसा एल्गी है जो पैरासिटिक है, बाकी कोई भी एल्गी पैरासिटिक नहीं है। पूछ देता है फिर एल्गी में क्यों रखा गया इसको, तो जो इसका सेल स्ट्रक्चर होता है ग्रीन एल्गी से मिलता जुलता है, ग्रीन कलर का होता भी है, चाय के पत्ते के ऊपर ग्रो करता है ये। तो ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस थे ग्रीन एल्गी के। ग्रीन एल्गी है, ग्रीन के बाद ब्राउन एल्गी। हालांकि ग्रीन एल्गी से ज़्यादा इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट हमारे लिए ब्राउन एल्गी है। ग्रीन एल्गी के बाद दूसरा देखते हैं ब्राउन एल्गी कैसे इम्पोर्टेंट है। ग्रीन एल्गी के बाद है दूसरे ब्राउन एल्गी, फियोफाइसी। हाँ, ब्राउन एल्गी भी एडिबल है, ये भी फूड और फोडर दोनों के रूप में यूज होते हैं। ये फोडर यानी कि चारा, फूड और फोडर के रूप में यूज होते हैं। फोडर यानी चारा, जानवरों के चारा के रूप में यूज होता है। तो कई सारे ब्राउन एल्गी हैं जैसे सर्गेसम हो गया, लेमिनेरिया हो गया, सर्गेसम, लेमिनेरिया, मैक्रोसिस्टिस, सर्गेसम, लेमिनेरिया। एक एलेरिया भी होता है, नाम बड़ी राइमिंग वाले हैं। सर्गेसम, लेमिनेरिया, एलेरिया, मैक्रोसिस्टिस, ये जो एल्गी हैं इनका फूड और फोडर के रूप में यूज होता है। जानवरों के चारा के रूप में भी यूज होता है और इसके पायरेनोइड निकाल करके फूड के रूप में भी यूज होता है। तो ये फोडर हो गए। फोडर के अलावा ये मेडिसिन के रूप में यूज होते हैं। मेडिसिन में आपने नाम सुना होगा सबसे कॉमन, वैसे मेडिसिन के पहले एक एल्गी याद आ गया, फ्यूकस और लेमिनेरिया। ये दो ऐसे ब्राउन एल्गी है जिससे आयोडीन निकाला जाता है। आयोडीन जो होता है नमक में मिलाया जाता है, नमक में होता नहीं है, ध्यान रहे। नमक जो बनाया जाता है वो तो समुद्र के पानी से बनाया जाता है, सी वाटर से बनाते हैं। उसके ऊपर से उसको कई प्रोसेस होता है उसको नमक बनाने के, लास्ट में ऊपर से उसमें आयोडीन मिक्स किया जाता है। उसके मतलब लिमिट होता है कि इतना अगर 1 किलोग्राम है तो इसमें इतना ही आयोडीन का मात्रा होना चाहिए, तो उसमें आयोडीन मिलाया जाता है। ये आयोडीन नॉन आयोडाइज्ड, अब साल्ट नहीं आते हैं, पहले आते थे नॉन आयोडाइज्ड, लेकिन अब जितने भी टेबल साल्ट आते हैं खाने वाले NaCl वो टोटल के टोटल आयोडाइज्ड होते हैं, क्योंकि इसकी कमी से एक डिजीज होती थी ग्वाइटर, या अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है नॉन आयोडाइज्ड साल्ट अगर खा ले तो मतलब उसके अंदर जो बच्चा डेवलप हो रहा है उस मेंटली रिटायर्ड होता था, मानसिक रूप से डेवलप हो ही नहीं पाता था। आयोडीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्यूकस एंड लेमिनेरिया। फ्यूकस एंड लेमिनेरिया, लेमिनेरिया जो है वो किसके सोर्स है? आयोडीन के सोर्स है। ठीक है, इसके अलावा मेडिसिन की बात करते हैं। मेडिसिन में देखा जाए तो आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए।
कि ब्लड बैंक में ब्लड जो रखा जाता है वो फ्रीज़र में रखा जाता है, तो उसको क्लॉट होने से बचने के लिए एक केमिकल डाला जाता है। उस केमिकल का नाम है, अब तो खैर केमिकल बनाया जाता है, सोडियम ऑक्जालेट मिलाते हैं उसको, लेकिन एल्गी से मिलने वाला जो केमिकल है उसका नाम है सोडियम लैमिनेरियम सल्फेट। उसका नाम है सोडियम लैमिनेरियम सल्फेट। सोडियम लैमिनेरियम सल्फेट। ये एक एंटी कोगुलेंट होता है। एंटी कोगुलेंट का मतलब ये हो गया कि ब्लड को क्लॉट होने से रोकेगा। नॉर्मली हम फ्रीज़र में पानी रख दें या मिल्क रख दें, कुछ भी रख दें, फ्रीज़र में जम जाता है, सॉलिड हो जाता है। इसको अगर हम मिला के रख दें पानी में या दूध में तो दूध नहीं जमेगा। दूध के पैकेट ले लें, अगर फ्रीज़र में डाल दें तो पूरा हार्ड हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, बॉल लाइक हो जाता है, वो दूध के पैकेट में ही जम जाता है। लेकिन अगर हम इसको मिला के डाल दें तो दूध मिल्क लिक्विड कंडीशन में रहेगा। लेकिन हम नहीं डालते हैं इसलिए क्योंकि एक तो ये कॉस्टली आता है, दूसरा एडिबल नहीं है। ये है कि इसको क्या करते हैं कि जो ब्लड बैंक में ब्लड रखा जाता है, ब्लड को चूँकि 3 महीने से ज़्यादा हम रख नहीं सकते, वैसे भी ब्लड बैंक में देखा जाए तो ब्लड 3 महीने कहाँ रहता है, उसका मुश्किल से एक हफ्ते 2 हफ्ते, इतना ज़्यादा एक्सीडेंट, इतने ज़्यादा बीमारियां हैं कि वो यूज हो जाता है ब्लड बैंक में, तो कई बार ब्लड की कमी हो जाती है। तो वहाँ पे फ्रीज़र में जब वो रखते हैं तो ये सोडियम लैमिनेरियम सल्फेट मिला देते हैं, जिसके कारण ब्लड लिक्विड मीडियम में ही रहेगा। क्योंकि अगर सॉलिडिफाई हो गया, कोगुलेट हो गया, जम गया, तो उसके अंदर के जितने आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट है वो सब मर जाएंगे, ख़त्म, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उसको क्लॉट नहीं होना चाहिए, क्लॉट हो गया तो सारे ख़त्म हो जाएंगे। वैसे 3 महीना इसलिए रखते हैं क्योंकि आरबीसी की लाइफ स्पेन 120 दिन होती है। हो सकता है जो आरबीसी बने हों वो 1 महीने ज़्यादा के हों, तो डेड आरबीसी का नंबर ज़्यादा हो जाएगा, फिर वो ब्लड फ़ायदा करने के बजाय नुकसान कर जाएगा किसी की बॉडी में चढ़ाएंगे तो। इसलिए उसको उससे ज़्यादा दिन नहीं रखा जाता है। आरबीसी की लाइफ स्पेन होती है 120 दिन की, इसलिए नहीं रख सकते उसको 90 दिन से ज़्यादा। तो ये सोडियम लैमिनेरियम सल्फेट जो होता है वो ब्लड में मिला करके ब्लड बैंक में ब्लड को प्रिजर्व किया जाता है, जिसके कारण ब्लड क्या ना हो सके, क्लॉट ना हो सके या कोगुलेट ना हो सके। इसके अलावा इसी लैमिनेरिया और एस्कोफाइलम, यहीं लिख देता हूँ मैं, लैमिनेरिया एंड एस्कोफाइलम हैव एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज। इनसे एंटीबायोटिक मिलता है, हैव एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज। इनमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज के ये होते हैं, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज के हुए होते हैं। इसके अलावा एक और भी है, डर्विलिया। इससे वर्म एक्सपेलिंग प्रॉपर्टीज होती है। डर्विलिया नहीं है, डर्विएला है जी, डर्विएला है, डर्विएला। ये एक ऐसा एल्गी है, ब्राउन एल्गी, जिसमें वर्म एक्सपेलिंग प्रॉपर्टीज होती है। वर्म एक्सपेलिंग प्रॉपर्टीज होती है डर्विएला में। डर्विएला जो होता है वो वर्म एक्सपेलिंग, डर्विलिया ही है जी, डर्विएला नहीं है, डर्विलिया है, LLIA, डर्विलिया सही है, सॉरी, DURVILLEA, डर्विलिया ही है, सही है। डर्विलिया में वर्म एक्सपेलिंग प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि अगर इसको खिला दिया जाए तो बॉडी के अंदर अगर हमारे इंटेस्टाइन में वर्म है, जैसे राउंड वर्म, तो उसको ये निकाल देता है। जो एल्बेंडाजोल हम खाते हैं उसका ये एक तरह से सब्स्टिट्यूट है। एल्बेंडाजोल की जगह डर्विलिया अगर खिला दिया जाए तो वो भी वर्म एक्सपेलिंग प्रॉपर्टीज रखता है। तो ब्राउन एल्गी के ये मेन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं, एक और भी है, फाइकोकोलॉइड्स। मैंने बताया था कि ब्राउन एल्गी से एक तरह से अगर देखा जाए तो इसमें लैमिनेरिया एक ऐसा ब्राउन एल्गी है जो सबसे वाइडली यूज है। लेमिनेरिया फूड के रूप में भी है, लेमिनेरिया से आयोडीन भी मिलता है, लेमिनेरिया मेडिसिन के रूप में भी है, यानी सोडियम लेमिनेरियम सल्फेट मिल रहा है। लेमिनेरिया से हमें एंटीबायोटिक भी मिल रहा है, और इसी लेमिनेरिया से एक प्रकार का फाइकोकोलॉइड्स मिलता है।
यानी कि लेमिनेरिया हमारे लिए अगर कुछ पूछा है और उसमें देखना कि लेमिनेरिया ऑप्शन है तो वो लगा देना, क्योंकि लेमिनेरिया से कई चीज़ें मिल रही है। तो लेमिनेरिया याद रखो, सिर्फ ये याद रखो कि ये डबल ब्राउन एल्गी भी है, आयोडीन भी मिलता है, सोडियम लेमिनेरियम सल्फेट भी मिलता है, एंटीबायोटिक भी मिलता है, और फाइकोकोलवाइड्स फाइकोकोलवाइड्स इससे निकलता है। कौन सा फाइकोकोलवाइड्स निकलता है? मैंने बताया था कि इससे एक फाइकोकोलवाइड्स निकलता है जिसका नाम है एल्जिनिक एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं? फाइकोकोलवाइड्स के रूप में एल्जिनिक एसिड मिलता है। ये एल्जिनिक एसिड अब कहाँ कहाँ से मिलता है? तो ये एल्जिनिक एसिड किससे मिलता है? तो एक लेमिनेरिया से मिलता है, लेमिनेरिया के अलावा सारगेसम से भी मिलता है, फ्यूकस से भी मिलता है, मैक्रोसिस्टिस से भी मिलता है, नीरोसिस्टिस से भी मिलता है। इतनी चीज़ों से ये हमें मिलता है। एंड नीरोसिस्टिस कर दो, नीरोसिस्टिस से मिलता है। ये फाइकोकोलवाइड्स एल्जिनिक एसिड हमें लेमिनेरिया हो गया, सारगेसम, फ्यूकस, मैक्रोसिस्टिस, नीरोसिस्टिस से मिलता है। अब इस फाइकोकोलवाइड या एल्जिनिक एसिड का यूज क्या क्या है? यूज आइए देखते हैं। तो यूज में मैंने बताया था कि यह फाइकोकोलवाइड्स इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में यूज होते हैं। किसमें? तो चॉकलेट में, आइसक्रीम्स में, जैम्स में, जेलीज में, टूथपेस्ट में, वाइंटमेंट घाव पे लगाने वाले मरहम हो गए, शैम्पू में भी, इन सब चीज़ों में इनका एल्जिनिक एसिड का यूज होता है इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में। यानी कि उसको ना तो सॉलिड रखेगा ना लिक्विड रूप में रखेगा। तो ये जो एल्जिनिक एसिड है, ये बोला जाता है कि एल्जिनिक एसिड इज़ यूज्ड एज या यूज्ड इन, किस में यूज होगा? यूज्ड एज कर दो ना इसको, यूज्ड एज इमल्सिफाइंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट यानी उसको क्या करेगा? सेमी सॉलिड बना के रखेगा, सेमी लिक्विड। जैसे टूथपेस्ट देखते हैं, कोलगेट की तरह ये न सॉलिड है ना लिक्विड है, इमल्सिफाई करके बना दिया गया उसको, इमल्सिफाइंग एजेंट। इन अब कहाँ कहाँ यूज होता है? चॉकलेट, आइसक्रीम्स, जैम्स, जेलीज, टूथपेस्ट, शैम्पू, etc कर देना। इसके अलावा इसका यूज कहाँ कहाँ होता है वो लिख देते हैं यहाँ पे। एक तो यूज होता है साइजिंग टेक्सटाइल्स के साइजिंग में यूज होता है। पेपर में भी, पेपर मिल में भी यूज होता है, उसकी भी सीट बनाने में यूज होता है पेपर की। इसके अलावा फायर या फ्लेम प्रूफ प्लास्टिक बनाने में यूज होता है, फ्लेम प्रूफ प्लास्टिक बनाने में यूज होता है। सिक्योरिटी ग्लास जो मतलब क्या कहते हैं उसको? साउंड प्रूफ भी बोलते हैं। साउंड प्रूफ ग्लास हो या बुलेट प्रूफ ग्लास हो, उसको बनाने में भी इसी का यूज किया जाता है। साइजिंग टेक्सटाइल्स पे सिक्योरिटीज ग्लास, ओरल पील्स बनाने में यूज होता है। एंड सर्जिकल थ्रेड्स, इतनी चीज़ों में एल्जिनिक एसिड का यूज होता है। इमल्सिफाइंग एजेंट बता दिया, चॉकलेट, आइसक्रीम्स, जैम्स, जेली, टूथपेस्ट, वाइंटमेंट, शैम्पू, इन चीज़ों में इमल्सिफाइंग एजेंट के अलावा साइजिंग टेक्सटाइल, फ्रेम प्रूफ प्लास्टिक, आग से जलता नहीं है ये, सिक्योरिटी ग्लास या मतलब बुलेट प्रूफ ग्लास, साउंड प्रूफ ग्लास का लो, ओरल पिल्स होती है ये मतलब गर्भ निरोधक गोली जिसको कहते हैं, उसको बनाने में यूज होता है। प्लस सर्जिकल थ्रेड्स बनाने में यूज होता है। सर्जरी जो होती है उसमें स्टिच जब किया जाता है, मतलब सर्जरी के बाद जहाँ कट किया जाता है उसकी फिर से स्टिच करते हैं, सिलाई करते हैं, उसमें ये थ्रेड बनाए जाते हैं। तो कुछ थ्रेड ऐसे होते हैं जो बॉडी के अंदर लगाए जाते हैं। जैसे अगर पेट की ऑपरेट किया गया है पेट को, तो नीचे से कई लेयर में उसकी स्टिचेज लगते हैं, तो जो नीचे के स्टिचेज होते हैं वो पेट में ही गल जाते हैं
वो इसके बनाए जाते हैं, काफ़ी कॉस्टली आते हैं। वो जो ऊपर का होता है उसको तो कट कर देते हैं, हालांकि उसको वो भी नॉर्मल वो नहीं होता है, ये धागे नहीं होते हैं कॉटन वाले जिससे हम कपड़े सिलते हैं, वो अलग थ्रेड आती है, वो सर्जिकल थ्रेड्स बोलते हैं। तो वो एल्जिनिक एसिड से बनाया जाता है। इतनी चीज़ों में ब्राउन एल्गी का यूज होता है। यानी ब्राउन एल्गी अगर देखा जाए तो सबसे वाइड रेंज में, उसमें भी ब्राउन एल्गी में भी अगर पूछ दे सबसे वाइड रेंज वाला एल्गी कौन है तो वह है लेमिनेरिया। लेमिनेरिया कुछ तो ऐसे होते हैं जो उसमें सिप में भी नीचे जा कर के चिपक जाते हैं, सिप को भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। ये खैर वो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस नहीं है, वो तो डिस्ट्रक्शन है। तो ये ब्राउन एल्गी थे, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राउन एल्गी। सबसे ज़्यादा वाइडली यूज है ये एक तरह से देखा जाए तो। सुबह सूत उठ के जो हम टूथपेस्ट कर रहे हैं वो भी एल्गी से ही कर रहे हैं, एल्गी ना रहे तो भी मिलना बंद हो जाएगा। तो इस तरह से एल्गी हमारे डेली लाइफ में बहुत ही वाइडली यूज हैं। इसके बाद है रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी हो गया, ब्राउन एल्गी हो गए, तीसरे हैं रेड एल्गी। रेड एल्गी देखो कैसे हमारे लिए इकोनॉमिकली यूज है। रोडोफाइसी फूड के रूप में इसमें भी यूज होता है। कॉन्ड्रस, आयरिस मॉस जिसको बोलते हैं, कॉन्ड्रस, पोरफायरा भी यूज होता है, पोरफायरा भी यूज होता है। ये मेन जो है वो एडिबल है। एक्चुअल में रेड एल्गी अगर देखा जाए ना तो एक तरह से सबसे वाइडली यूज है, और वो है इससे मिलने वाले फाइकोकोल्वाइड्स। ज़्यादा हैं फाइकोकोल्वाइड्स। रेड एल्गी से मिलने वाले फाइकोकोल्वाइड्स देखो कौन कौन है। फाइकोकोल्वाइड्स, अब फाइकोकोल्वाइड्स जो मिलते हैं रेड एल्गी से, एक तो मिलते हैं अगार अगार, मैंने बताया था अगार अगार अगार। ये एक ऐसा रेड मतलब फाइकोकोल्वाइड्स है जो दो एल्गी से निकाला जाता है, एक तो रेड एल्गी से, एक तो जिलीडियम और दूसरा निकाला जाता है ग्रेसिलेरिया। जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया से निकाला जाता है इसको, जिलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ये दो रेड एल्गी हैं जिससे निकाला जाता है अगार अगार। इसका भी सेम वही यूज होता है जो बताया था, बस ये है कि अगार अगार का यूज मतलब फ्लेम प्रूफ प्लास्टिक, सिक्योरिटी ग्लास, ओरल पिल्स, सर्जिकल थ्रेड या साइजिंग टेक्सटाइल में नहीं होता। बाकी इसका इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में यूज सबसे ज़्यादा होता है। कल्चर मीडिया में यूज होते हैं ये अगार अगार। कल्चर मीडिया जो हम डेवलप करते हैं, कोई प्लांट को डेवलप करते हैं एक मीडियम बना करके, कल्चर मीडिया बोलते हैं, उसमें अगार अगार वाइडली यूज होता है। इसके अलावा चॉकलेट, आइसक्रीम, जेम्स, जेलीज, इन सब चीज़ों में, टूथपेस्ट, इन सबों में अगार अगार यूज होता है। तो ये जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलने वाला फाइकोकोल्वाइड्स है। दूसरा जो फाइकोकोल्वाइड्स रेड एल्गी से हमें मिलता है उसका नाम है कैराजिनिन। कैराजिनिन। अब कैराजिनिन का यूज देखो क्या क्या है। कैराजिनिन जो होता है ये मिलता है कॉन्ड्रस से, ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉन्ड्रस। इसको हम आयरिस मॉस भी बोलते हैं, कॉन्ड्रस को आयरिस मॉस बोलते हैं। देखने में मॉस की तरह होता है लेकिन है ये एल्गी। इससे निकलने वाला कैराजिनिन जो है कॉन्ड्रस से मिलता है, और इसका यूज सबसे ज़्यादा वैसे कैराजिनिन का यूज किया जाता है क्लीनिंग एजेंट इन लीकर। क्लीनिंग एजेंट इन लीकर। जो वाइन तैयार किए जाते हैं, डिस्टिल्ड अनडिस्टिल्ड कोई भी हो, देखने एकदम ट्रांसपेरेंट होते हैं, एक भी उसमें कोई पार्टिकल ऐसा नहीं होता है जो उसको मतलब गंदा दिखाए। इसमें क्लीनिंग एजेंट डाल करके कैराजिनिन को, जितनी उसकी वेस्ट होती है, गंदगी होती है, वो प्रेसिपिटेट होकर नीचे बैठ जाती है और एकदम क्लीन, मतलब पूरी क्लीन कह लो या पूरा ट्रांसपेरेंट वाइन बनकर तैयार होता है। तो वाइन में क्लियरिंग एजेंट, क्लीनिंग एजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है ताकि क्लियर और क्लीन वाइन बन सके। लीकर में यूज होते हैं ये। इसके अलावा इसका यूज होता है कैराजिनिन का लेदर पॉलिश में। लेदर पे जो एक चमक आती है, लेदर पॉलिश, चूँकि जानवरों को सड़ा के बनाया जाता है, देखने में तो शुरू में लेदर बने तो हम टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसकी पॉलिशिंग होती है, काफ़ी कॉस्टली होती है ये कैराजिनिन, जिसका कारण उसमें चमक आती है या शाइनिंग आती है। तो लेदर में जो पॉलिश तैयार किए जाते हैं वो कैराजिनिन से बनाए जाते हैं, लेदर पॉलिश बोलते हैं इसको। अच्छा, इसके अलावा कैराजिनिन का यूज टेक्सटाइल्स, साइजिंग
टेक्सटाइल्स, पेपर मिल्स, साइजिंग टेक्सटाइल्स के अलावा पेपर मिल्स, पेपर में यूज होते हैं। इसके अलावा इसका यूज जनरली मतलब एक तरह से ये कह लो ना, पेपर मिल्स हो गया, साइजिंग टेक्सटाइल्स, लेदर पॉलिश हो गए, कैराजिनिन का और भी यूज होते हैं, दिमाग में नहीं आ रहा है, खैर आएगा तो आगे बता दूंगा मैं। तो ये मेन इसके यूज है कैराजिनिन के। मेन तो इसका क्लीनिंग एजेंट के रूप में यूज होता है, प्लस लेदर पॉलिश और साइजिंग टेक्सटाइल्स और पेपर में यूज होता है। ये पेपर की शीट बनाने में यूज होते हैं। इसके बाद एक और इससे निकलता है जिसका नाम है फुनोरी। फुनोरी मिलता है हमें ग्लोआइपेल्टिस से, एक एडहेसिव है, ग्लू है। तीसरा जो फाइकोकोलॉइड्स मिलता है वो मिलता है फुनोरी, FUNORI, फुनोरी। ये निकलता है ग्लोआइपेल्टिस नामक रेड एल्गी से। इसका यूज, ये एक एडहेसिव है, ग्लू है, इट इज़ अ एडहेसिव, या ये क्या कहते हैं हम, ग्लू है। और इतनी हाई ग्लू होती है कि इसको मतलब ये कह लो कि किसी भी कांच को चिपकाना हो गया या किसी भी मतलब चीज़ को चिपकाने से अगर इसको चिपका दो तो ये बॉन्ड से ज़्यादा तगड़े पकड़ के रखता है, उसको हिलने नहीं देता है। फुनोरी मेन है इसकी क्या कहते हैं, साइजिंग टेक्सटाइल्स में इसका भी यूज होता है, प्लस एडहेसिव के रूप में, ग्लू के रूप में इसको कांच को जोड़ने में यूज होता है ज़्यादातर ये, या सिर्फ बिल्डिंग मटेरियल में इसको यूज किया जाता है फुनोरी को, कोई चीज़ चिपकाने में मदद करता यूज होता है ये। तो ये रेड एल्गी के हमारे पास इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस थे। मेन रेड एल्गी के जो है वो है फाइकोकोलॉइड्स। अगर कई बार पूछ चुका है। और कैराजिनिन किससे निकाला जाता है, जिलेडियम ग्रेसिलेरिया याद रखिएगा। और ब्राउन एल्गी में जो फाइकोकोलॉइड्स निकाला जाता है वो निकाला जाता है किससे, लेमिनेरिया से, सार्गेसम से, फ्यूकस से, मैक्रोसिस्टिस, नीरोसिस्टिस, इनसे निकाला जाता है। उसका नाम है एल्जिनिक एसिड। और जो फाइकोकोलॉइड्स रेड एल्गी वाले होते हैं वो 3 तरीके के हैं, अगार, कैराजिनिन और फुनोरी। और ये तीन अलग अलग एल्गी से निकाले जाते हैं। अगार 2 अलग अलग हैं, एक तो जिलेडियम ग्रेसिलेरिया हो गया, कैराजिनिन कॉन्ड्रस आइरिस मॉस, और फुनोरी ग्लोआइपेल्टिस से निकाला जाता है। तो ये मेन था इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। इसको ध्यान से एक बार पढ़िएगा, ये कई जगह पूछा जा सकता है, इसमें कई हिडन क्वेश्चन है, ध्यान से इसको सुनिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे अगले लेक्चर से।